सिग्नेचर बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रदेश में बढ़ रहे विभिन्न प्रकार के आर्थिक अपराधों की रोकथाम, प्रभावी विवेचना तथा जन जागरूकता के माध्यम से आमजन की जमा पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस अवसर पर आर्थिक अपराधों के विरुद्ध तकनीकी नवाचारों एवं सशक्त मॉनिटरिंग के माध्यम से त्वरित कार्रवाई को गति देने हेतु 4 प्रमुख पहल का अनावरण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का अभिवादन करते हुए डीजी EOW नीरा रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य वित्तीय अपराधों की जांच में हमारे ज्ञान और कौशल को बढ़ाना और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है तथा इस कार्यशाला के माध्यम से बेस्ट प्रैक्टिसेस इन इन्वेस्टिगेशन पर चर्चा करते हुए अनुभवों को साझा किया गया तथा बैंकिंग सेक्टर में धोखाधड़ी से निपटने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन को एक्सप्लोर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश रहे, जिन्होंने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि आर्थिक अपराध आज के समय में एक गंभीर चुनौती है, जिनसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं आम नागरिक की जीवन भर की पूंजी प्रभावित होती है। उन्होंने EOW की नवाचार पहल की सराहना करते हुए इसके माध्यम से जनधन की रक्षा हेतु दृढ़ एवं पारदर्शी प्रयासों की आवश्यकता बताई। EOW यूपी पुलिस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और आपने हाल में देखा होगा कि EOW में पिछले कुछ समय में कई अपराधियों को उन्होंने जेल में भेजा है। इसका जहां एक और अपराधियों जो आर्थिक अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ एक सैल्यूटरी इफेक्ट पड़ा है, वहीं पर वो EOW की कार्यकुशलता को भी प्रदर्शित करता है और जनता में विश्वास की भावना जागृत करता है। EOW के अधिकारियों को प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ प्रदान करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड्स के, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एजेंसीज हैं उनके एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये एक दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें डिफरेंट प्रकार के आर्थिक अपराधों के बारे में, उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में, उसके नुएंसेस के बारे में चर्चा की जाएगी और जानकारी भी दी जाएगी और अगर उनका कोई क्वेरीज होती हैं उनका समाधान भी किया जाएगा। साथ ही साथ दूसरा पहलू इसका ये है कि EOW ने 9 डिफरेंट बुकलेट्स के माध्यम से नागरिकों को अलग अलग तरीके के जो आर्थिक अपराध होते हैं उनके बारे में सचेत किया है। ये एक एनिमेशन टाइप की बुकलेट्स हैं जो कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में उपलब्ध कराई गई हैं और इससे यही उम्मीद की जाती है कि नागरिकों को भी जानकारी होगी कि किस प्रकार से वो विक्टिम बन सकते हैं और वो उससे सावधान रहेंगे। अपनी जो हमारी बाढ़ राहत की हैं और 18 हमारे जो SDRF की टीम्स हैं प्लस NDRF की टीम्स हैं वो सभी इस टाइम लगी हुई हैं और सभी जो हमारी रबराइज्ड और इन्फ्लेटेबल बोट्स हैं और बाकी भी जो संसाधन हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावा जिला पुलिस और प्रशासन मिलकर के बाढ़ राहत के सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। सर, एक माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को गिरफ्तार किया गया, सर क्या है मामला? ये एक मुकदमा गाजीपुर में कायम हुआ है जिसमें इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। सर अभी क्या यूपी पुलिस की कुछ ओवरहॉलिंग जैसे हो रही है? आपकी ओर से स्टेटमेंट जैसे दिया गया गिरफ्तारी और बरामदगी को लेकर के, कुछ सिविल जो प्रकृति के मामले हैं उनमें भी आपराधिक मुकदमे? नहीं, ऐसा है, देखिए इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और कानून के बड़े स्पष्ट निर्देश भी हैं। कानून बड़ा स्पष्ट है और यही कहा गया है कि जो कानून है, हम लोग सब प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, जो हमारे जो पुलिस फोर्स है उनको अल्टीमेटली अपनी सारी एविडेंस को ऑनरेबल कोर्ट के सामने लाना होता है। तो जो भी काम किया जाए इस प्रकार से किया जाए कि जिससे कोर्ट में हम लोग मजबूती से खड़े हो सकें। इस कार्यशाला में गेस्ट स्पीकर के रूप में अशोक कुमार, संयुक्त निदेशक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज आर्थिक अपराधों के स्वरूप बहुआयामी हो चुके हैं। बैंकिंग फ्रॉड, फर्जी प्लॉट एवं फ्लैट विक्रय, पूंजी योजनाएं, चिट फंड जैसे मामलों में आम जन सीधे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में समन्वित विवेचना, तकनीकी उपकरणों का उपयोग और जागरूक समाज ही इन अपराधों पर नियंत्रण का मार्ग है। जो प्रेजेंटेशन है, जो आज का जो एक ओवरव्यू है बैंक फ्रॉड के बारे में, मैं उसकी शुरुआत करना चाहूंगा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो आर्थिक अपराध होते हैं उसकी एक श्रेणी
एक महत्वपूर्ण श्रेणी जो है वो बैंक फ्रॉड कहलाती है। काफी लोग आप में से होंगे जो समझते होंगे कि बैंक फ्रॉड या साइबर फ्रॉड एक ही टाइप के हैं या क्या सिमिलरिटी है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब हम बैंक फ्रॉड की बात करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। वो अभी हमारी अगली स्लाइड में आएगा। बट जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हम बैंक फ्रॉड की बात करते हैं तो कोई इंडिविजुअल या कोई व्यक्ति या कोई संगठन या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी जब बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आर्थिक अपराध या इकोनॉमिक नुकसान पहुंचाती है, फाइनेंशियल क्राइम करती है, तो उसको बैंक फ्रॉड की श्रेणी में रखा जाता है जहां पे बैंक या पब्लिक मनी इन्वॉल्व होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहां तक जो ऑफेंडर्स हैं जो क्राइम करते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो एक इंडिविजुअल एंटिटीज हो सकती हैं, कंपनीज हो सकती हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं जो फोर्जरी के द्वारा या मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या धोखाधड़ी के द्वारा ये क्राइम करते हैं। सीबीआई ने ओवरऑल जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें अगर हमने जो पाया है, देखा है मुख्यतः कि काफ़ी बार बिकॉज ऑफ द सिस्टम्स जो है बैंकिंग सिस्टम्स हैं उसमें बैंक ऑफिसर्स की भी भूमिका को देखना पड़ता है। जहां तक बैंक ऑफिसर्स या बैंक अधिकारियों की भूमिका की देखने की बात है या उनके अन्वेषण करने की बात है तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का अमेंडमेंट 2018 में हुआ था। उसके तत्पश्चात ये नियम अनुसार आवश्यक है कि कभी भी जब कोई सीबीआई केस रजिस्टर करती है या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी केस रजिस्टर करती है या राज्य पुलिस करती है तो अगर आपको किसी बैंक फ्रॉड केस में किसी बैंक अधिकारी के बारे में आपको इन्वेस्टिगेट करना है तो एक सेक्शन 17A होता है जिसमें कि उसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उससे प्रीवियस परमिशन लेना आवश्यक है। आपको जांच में जो जांच विवेचक हैं जिनको लगता है कि जो कंप्लेंट आई है, जो एफआईआर है, जो क्राइम है उसमें इनकी भी कुछ भूमिका है तो आपको एक प्रपोजल बना के उनके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजना पड़ेगा और उस प्रपोजल को एसओपी डीओपीटी ने जारी कर रखी है, उसके अनुसार आपको बना के भेजना है और वो अगर आपको अनुमति देते हैं तभी किसी भी बैंकर या पब्लिक सर्वेंट की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी स्टार्ट कर सकती है, उनके रोल को देख सकती है। तो ये लेवल 1 प्रोटेक्शन है। ये मैं इसलिए यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ बैंक कर्मी भी उपस्थित हैं और जो बैंक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो काफ़ी ये आया था कि क्योंकि जो लार्जर इकोनॉमी है कंट्री की वहाँ पे लिक्विडिटी होने के लिए या इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए या डिसीजन मेकिंग जो है बैंकर्स की वो रुके ना, उसमें कोई रुकावट ना आए, इसलिए उनको ये प्रोटेक्शन भी दिया गया है। सो सेक्शन 19 में प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन की भी आवश्यकता होती है, वो भी उसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाता है। अगर वो सैंक्शन मिल जाती है तभी सीबीआई या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसको चार्जशीट कर सकती है, उसके बिना उसके कोर्ट ऑफ लॉ में चार्जशीट नहीं की जा सकती। तो प्लीज़ मैं इस माध्यम से आप सभी जो यहाँ बैंकर्स उपस्थित हैं, जो अन्य व्यक्ति लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो इस भय ना रहें और अपनी ड्यू डिलिजेंस से अच्छे तरीके से कार्य करें। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जब बैंक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इस एस्पेक्ट में बड़े अच्छे तरीके से विचार करके ही वो अपना प्रपोजल भेजें और लगता है कि कुछ प्राइमा फेसे ही जो एसओपी के अनुसार से उनका कुछ रोल आ रहा है तभी वो इस पावर। कार्यक्रम के दौरान ईओडब्ल्यू उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित 4 महत्वपूर्ण नवाचारों का लोकार्पण किया गया। इनमें से निम्नलिखित हैं ईओडब्ल्यू का नवीन लोगो। कार्यक्रम में ईओडब्ल्यू के नवीन लोगो का अनावरण भी किया गया जो संगठन की सतर्कता, पारदर्शिता और जनधन की सुरक्षा के संकल्प का प्रतीक है। ये लोगो ईओडब्ल्यू की नई पहचान के साथ साथ आमजन में विश्वास और सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करता है। फ्रॉड जो है इकोनॉमिक ऑफेंस का एक कैटेगरी है और विद इन बैंक फ्रॉड जो अगर हम बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा सा आप कह सकते हैं कि एस्पेक्ट है जिसमें विभिन्न प्रकार के बैंक फ्रॉड होते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि चेक फ्रॉड, फेक केवाईसी, एटीएम फ्रॉड, इम्पर्सनेशन, फोर्जरी या जो डेबिट क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड होते हैं वो हैं और एक लोन फ्रॉड है। ये क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता रहा हूँ। जो हमारा अनुभव है इन्वेस्टिगेशन का और ओवरऑल जब हम इंडिया की बात करते हैं और जब बैंक फ्रॉड्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण इन टर्म्स ऑफ वैल्यू या जो मॉनेटरी कंसिडरेशन की अगर हम बात करें, क्वांटम की बात करें तो वो होता है लोन फ्रॉड, जहाँ पे
इंडिविजुअल्स जो होते हैं लोन लेते हैं तो वो रिटेल होता है, वो 10-20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ तक का होता है। बट जो बड़ी कंपनियां या बड़े जो आप बैंकर्स जो होते हैं उनकी जो लार्ज कॉर्पोरेट ब्रांचेस होती हैं जहाँ पे लोन को सैंक्शन किया जाता है वो हजारों करोड़ों में जाता है। उसमें अगर कोई बैंक फ्रॉड होता है वो किस प्रकार से होते हैं और कब बैंक फ्रॉड किया जाता है वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। बट जो विभिन्न प्रकार की जो बैंक फ्रॉड की कैटेगरीज है उसमें ये जो लोन वाला है ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट, और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के दृष्टिकोण से अगर मैं बताऊं तो हमारी जो इकोनॉमिक ऑफेंस की जो शाखाएं हैं, जो विंग है, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो इन्वेस्टिगेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस एस्पेक्ट से आती है। चेक फ्रॉड होते हैं, लोग चेक की क्लोनिंग करके जारी फोर्ज करके उसको बैंक में पेश करते हैं जिससे कि एक्चुअली में जो रियल ट्रांजैक्शन ना हो के वो गलत होता है। क्रेडिट डेबिट कार्ड, लोगों के अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड खो जाते हैं या उनको क्लोन कर लिया जाता है, इसलिए जागरूकता की जो बात पहले प्रेजेंटेशन में हो चुकी है वो बहुत आवश्यक है कि सभी लोगों को अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड और जो फाइनेंशियल अपने क्रेडेंशियल्स हैं उनको बहुत प्रोटेक्ट और सेव करके रखना चाहिए। फोर्जरी जो है कि एक आदमी किसी दूसरे व्यक्ति की डॉक्यूमेंट्स यूज करके या दूसरे का नाम यूज करके या चेक यूज कर साइन करके जब बैंक में धोखाधड़ी करता है तो वो इस श्रेणी में आता है। इम्पर्सनेशन, बैंक फ्रॉड केसेस में काफी बार ये भी देखा गया है कि वो लोग वहाँ पे दूसरे की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, वहाँ पे जाके उनके केवाईसी की डॉक्यूमेंट्स भी दे देते हैं। जो नेक्स्ट श्रेणी है वो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वाली है, वो अपने ना यूज करके दूसरी लोगों की आइडेंटिटी यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं और उनके नाम पे वो बैंक भी बनवा लेते हैं और बैंक लोन भी ले लेते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो केवाईसी का ड्यू डिलिजेंस है वो बैंकर्स काफी ठीक तरीके से करें। सिमिलरली जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी ये आवश्यक है। अगर हम नंबर ऑफ बैंक फ्रॉड्स की बात करें जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है, मुख्यतः मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि 2014 ऑनवर्ड्स बहुत से अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर किए गए क्योंकि डिटेल्ड रिव्यू हुआ था। और अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो 2015, 16, 17, 18 से इसकी काफ़ी राइज हुई है। जो बैंक फ्रॉड्स रिपोर्ट हुए हैं आरबीआई को, हर बैंक के लिए आवश्यक है कि अगर उनके यहाँ कोई बैंक फ्रॉड होता है तो वो आरबीआई को रिपोर्ट करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इस बैंक फ्रॉड्स की जो संख्या है और जो अमाउंट है दोनों में बढ़ोतरी हुई, उसका मुख्य कारण ये था कि एनपीए अकाउंट्स का डिटेल रिव्यू हुआ और 14 से 18, 19, 2021 में ये बैंक फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा डिक्लेयर किए गए। हाउएवर ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये जो फ्रॉड डिक्लेयर किए गए इसमें जो ऑफेंस है ये काफ़ी 8 से 10 वर्ष पुराने थे, क्योंकि जब कोई अकाउंट एनपीए होता है उसको फ्रॉड डिक्लेयर किया जाता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है और उसमें जब फ्रॉड डिक्लेयर करने के बाद नियम अनुसार जब वो कंप्लेंट या एफआईआर रजिस्टर कराते हैं तो उसके बाद ये प्रक्रिया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है, तो इसमें एक समय लगता है। लेकिन मैं आपको बताने में मेरे को बड़ा वो हो रहा है कि पिछले 2-3 वर्षों से इनमें संख्याओं में भी और क्वांटम दोनों में ही कमी आ गई। जब हम बैंक फ्रॉड की बात करते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं या बैंक फ्रॉड से किसी भी परिप्रेक्ष्य में अगर आप उसको देखना चाहें, समझना चाहें, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वो इसकी एक मॉनिटरिंग एजेंसी है। उसने पहले भी सर्कुलर निकाले हैं जो ये डिसाइड करता है कि बैंक फ्रॉड क्या होगा, क्या बैंकर्स को ध्यान रखना है। और लास्ट ईयर 2024 जुलाई में उनने लेटेस्ट सर्कुलर निकाला है। इसकी क्या पृष्ठभूमि है, क्या इसकी प्रासंगिकता है, वो मैं आगे अभी आपको स्लाइड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई फ्रॉड होता है, बैंकिंग फ्रॉड होता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में हो या पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशनलाइज बैंक्स में हो, तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे और कहाँ पे करनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक है या कोई फॉरेन बैंक है और वैल्यू अगर 1 करोड़ से नीचे है तो वो मैटर सबको रेफर करना है स्टेट पुलिस को। और यही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में या फॉरेन बैंक में ये कहा कि जब भी कोई बैंक फ्रॉड डिक्लेयर करेगा आरबीआई को और उससे आगे चल के कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे स्टार्ट होगी, उससे पहले ये आवश्यक है कि वो उस कंपनी या एंटिटी या इंडिविजुअल को एक मौका देंगे कि उनको शो कॉज करेंगे और उनसे पूछेंगे
कि उनका क्या जस्टिफिकेशन है, रीजनिंग है, और उसका पूरा समय देने के बाद, उनका वर्जन को सुनने, एग्जामिन करने के बाद ही फ्रॉड डिक्लेयर किया जाता है। इसके बाद इस जजमेंट के बाद से जितनी भी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं या बैंकर्स हैं, उनको सेंसिटाइज कर दिया गया है। नेशनल लेवल सारे बैंक्स के CMDs, MDs उनके साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं, उनको बता दिया गया है कि इस सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ को वो लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करें। इसी का परिणाम है कि जो जुलाई 2024 को RBI ने मास्टर सर्कुलर अपना रिवाइज करा, जो पुराना वाला था, उसमें इस एलिमेंट को भी, इस प्रावधान को भी विशेष जोर से ध्यान दिया गया है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं Jio TV चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म Instagram, Facebook और Twitter से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।